नए माली साल के आगाज के साथ ही हुकूमत और अपोजिशन दोनों को संगीन सियासी और माशी चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों और इसके नतीजे में जन्म लेने वाली महंगाई पर काबू पाना है। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद भारी टैक्सों ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है, जिसके असरात न सिर्फ यूटिलिटी बिल्स बल्कि फूड आइटम्स की कीमतों पर भी नुमायां तौर पर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के दाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 22 बुनियादी अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं, जबकि गुज़िश्ता एक साल में मुल्क भर में 20 किलो आटे के थैले की औसतन कीमत में तकरीबन 1000 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे हालात में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की जानिब से साबिक अरकान पार्लियामेंट और उनके अहल खाना को ब्लू पासपोर्ट जारी करने के कानून की मंजूरी ने अवामी हलकों में तशवीश का इजहार किया है और एक बेचैनी पाई जाती है। दूसरी जानिब अपोजिशन बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात और सियासी तदादात का शिकार दिखाई देती है। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते किए हैं और उनसे दरख्वास्त की है कि वो अपने सियासी और कानूनी ज़राए इस्तेमाल करते हुए जारी मुकदमात और कानूनी कार्रवाइयों में कुछ मोहलत हासिल करने की कोशिश करें। ताहम पार्टी के अंदर इस मामले पर वाज़ेह तकसीम दिखाई दे रही है। अलीमा खान ने मुफाहमत की इन कोशिशों को मुस्तरद करते हुए अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिस पर PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि पार्टी में मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसी नौयत की कशमकश खैबर पख्तूनख्वा में भी जारी है, जहाँ वज़ीर आला के भाई पर सियासी और इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में शिरकत या बॉयकॉट के मामले पर भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। सियासी कमेटी ने इंतखाबात के बॉयकॉट के फैसले को 7 रोज़ के अंदर नजरसानी इजलास से मशरूत कर दिया था, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाने के बावजूद ताहाल कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। हालांकि कश्मीर की गवर्निंग बॉडी अक्सरियती राय से इंतखाबात में हिस्सा लेने की सिफारिश कर चुकी है। इन तमाम सियासी माशी और दीगर मामलात के तनाजुर में PTI के अपोजिशन इत्तेहाद ने 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन की सियासी हिकमत अमली कोई नया रुख इख्तियार करने जा रही है और इसके मुल्क की मईशत और गवर्नेंस पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू PMLN से ताल्लुक़ है, नईम पंचोता साहब लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब ये बताइएगा, ये जो पेट्रोलियम पर टैक्सेस आप लोगों ने लगाए हैं और हम देख रहे हैं कि आटे की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, वो कीमतों में भी इजाफा हुआ है, क्या इन दो इशूज़ पर आपकी गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं दे सकती थी अपनी आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उसमें हमने लेवी का हदफ रखा है, 1.7 ट्रिलियन है, और उसके तहत हमने 80 रुपये लेवी हम चार्ज कर रहे हैं डीज़ल के ऊपर और 75 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। बाकी जो इम्पैक्ट इंटरनेशनल प्राइसेस का अगर नीचे की तरफ है तो हम वो नीचे की तरफ रिलीफ दे देते हैं, अगर ऊपर की तरफ है तो हम ऊपर की तरफ प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं। और इसके अंदर वही फार्मूला है जो प्राइसेस जिससे गिरी थी और बढ़ने का भी वही फार्मूला है, कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। अब इसमें ये ज़रूर है कि हम लेवी इसमें चार्ज कर रहे हैं और उसको हम एडमिट भी करते हैं, लेकिन ये इस वक्त तो दोबारा ईरान और अमेरिका की जंग लग चुकी है, जिसकी वजह से एक वॉलेटिलिटी कंटिन्यूस है ऑयल मार्केट के अंदर। और ये जहाँ क्रूड की प्राइसेस आपको नज़र आएंगी गिरती हुई, उस तरीके से रिफाइंड प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर प्राइसेस ये बेस करती हैं डीज़ल और पेट्रोल की, वो उस तरह से कम नहीं हुई, प्री वॉर लेवल पे नहीं गई, अब तो बढ़ गई हैं मज़ीद। और जो वॉर का एक प्रीमियम था, जो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी थी, जो आपकी सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी थी, वो भी कभी भी प्री वॉर लेवल पे नहीं आई। तो ये वो चैलेंजेस हैं कि जो एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री को फेस करने पड़ते हैं, और हमें बदकिस्मती से फिर इसको जिस हद तक हम अब्जॉर्ब कर सकते थे, हमने कोई 200 अरब पिछले साल के बजट से निकाल के इसके ऊपर लगाया है, लेकिन अभी इस वक्त वो अब्जॉर्ब करने की गुंजाइश नहीं। कितने 100 अरब रुपये लगाया आपने? 200 बिलियन, जो PSDP और मुख्तलिफ कट्स के बाद जो सब्सिडीज़ हमने दी थी पिछले साल। व्हाट अबाउट आटा? आटा तो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब इंपोर्ट करना पड़ेगा लग रहा है, जिस हिसाब से महंगा भी हो रहा है, शॉर्ट भी हो रहा है। देखिए, आटा जब आपका सरप्लस था तो उसकी कीमतें बहुत नीचे भी गई, और इस वक्त जो है आटे की कीमतें ऊपर गई हैं, लेकिन आटे को सब्सिडाइज़ करना
तो ये तो सूबाई एक वो मैंडेट हो सकता है, वफाक तो इसको नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन सब आपकी तो हुकूमत सूबे में भी है ना, लेकिन तो सूबे में भी ये तो PMLN की गवर्नमेंट बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिनारियो कि आप फूड कमोडिटी को सब्सिडाइज करें, ये कोई आसान काम नहीं बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो जो एक तो आपकी पॉलिसी पे भी उस पर एक बात हो रही है, तनकीद हो रही है कि जो आप लोगों ने प्रोसेस अडॉप्ट किया उस तरीके से प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकी वो कंपनी जिसको आप लोगों ने प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उसके बाद जब बाकी प्राइवेट सेक्टर ने वो प्रोक्योरमेंट कर ली और महंगे प्राइसेस में कर ली, मैं अदर प्रोविंसेस की भी बात कर रहा हूँ, अब उनको जो है ये कहा जाए कि आप इतने की रोटी बेचें, आप इतने से किलो ज़्यादा आटा नहीं बेचें, वो कैसे करेंगे अगर उन्होंने महंगा खरीदा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखें, मेरा तो इस पे पहले दिन से यही पर्सपेक्टिव है कि या तो पुराना मॉडल जिसमें हुकूमत प्रोक्योर करती थी, लेकिन उसके अंदर भी हुकूमत को फाइनेंशियल लॉसेस इतने ज़्यादा होते थे क्योंकि हुकूमत उसको होल्ड करती थी, प्रोक्योर करती थी कमर्शियल बोरोइंग करके हुआ, और 900 अरब 1 ट्रिलियन का जो है वो फूड कमोडिटीज़ के अंदर पंजाब हुकूमत और दीगर हुकूमतों को खसारे एक्यूमुलेट हो रहे थे, और वो भी अगर आप उसकी प्रोजेक्शन करते तो वह आपकी फिस्कल स्पेस को सूबे की तबाही मचा रही थी। और दूसरा जो इसका ऑपोजिट हल है वो ये है कि आप इसको बिल्कुल डीरेगुलेट कर लें, और ये इंटरनेशनल प्राइसेस पे जो है तो वो डीरेगुलेट करके आपने फिर रेगुलेट कर दिया। एग्जैक्टली तो ये जब आप मिडवे में जाएंगे तो मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना पर्सनल राय है कि इट विल ऑलवेज गेट फ्री मार्केट इकोनॉमी वाले, या आप फ्री मार्केट की तरफ चले जाएं या आप खुद प्रोक्योर कर लें, आप दरमियान में ऑसिलेट नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल ख्याल है जी। आप लोगों की तरजीह सिर्फ अपनी लीडरशिप के केसेस, उनकी रिहाई, उनका जिक्र और बस ख़त्म। महंगाई हो रही है, कोई परवाह नहीं है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, कोई परवाह नहीं है। ज़ाहिर है वो उस पर अभी इनसे मैं काफ़ी देर और बात कर सकता था, लेकिन ये बेसिकली आपका काम हमसे पहले है, ऑपोजिशन इसी को कहते हैं। सो आपकी प्रायोरिटी पे ठीक है, आप अपनी लीडरशिप के लिए जो एफर्ट करनी है करें, मगर ये जेन्युइन इशूज़ हैं हुजूर, आपकी पार्टी तो इसके ऊपर कोई लॉन्ग मार्च, एहतजाज, प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई नहीं देती। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज शाह आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने कहा कि हम एहतजाज नहीं करते या हम बात नहीं करते, तो असम्बली के अंदर, तमाम असम्बलियों के अंदर महंगाई के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू हुई, हमने अपनी तजावीज़ भी दी, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस वो तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, मैं हर शो में जितने हमारे लोग जाते हैं बिल्कुल बात करते हैं, और एहतजाज जो है हमारा इसीलिए है कि पाकिस्तान में जिस वक्त तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, जमहूरियत नहीं होगी, चाहे महंगाई हो, लीडरशिप के लिए शहर ब्लॉक करते हैं, और चीज़ें आप अपनी लीडरशिप के लिए शहर ब्लॉक हम मुल्क के लिए शहर ब्लॉक करते हैं, हम मुल्क के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए करते हैं, जिसमें हर शख्स की आज़ादी हो, लेकिन उसमें इस निज़ाम की आज़ादी हो। नहीं, उसमें आप अपने लीडर की आज़ादी पहले मांगते हैं ना। मुझे ये बताएं, लीडर की रिहाई तो उसके अंदर शामिल है। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना ये आपका राइट है, लेकिन उसके लिए आप शहर भी ब्लॉक करते हैं, सड़कें भी ब्लॉक करते हैं, मगर हम महंगाई आप टीवी के ऊपर आकर एड्रेस करते हैं और असेंबली के अंदर एड्रेस करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी लाहौर के अंदर एहतजाज हुआ महंगाई के ख़िलाफ़, फौरी उनको उठा के दहशतगर्दी के मुकदमात उन पर दर्ज कर दी। मैं आपको नाम तफसीलात के साथ भेज सकता हूँ कि जो जो कारकुन हमारे उठाए गए थे। मुझे बताएं कि ये जो निज़ाम इस वक्त कायम किया गया है, इनको किस जगह के ऊपर एहतजाज जो है वो पसंद है। देखें कश्मीर में क्या हुआ, TLP के साथ क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, उसके अलावा आप देख लें फ़लस्तीन के हक़ में लोग निकले, ईरान के हक़ में लोग निकले, उन पर गोलियाँ चला दी गई। यानी वो तो सिर्फ मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए था ना, आपने गोलियाँ चलाई। फिर हम कहेंगे ना कि आप तस्वीरें बनाकर किसी और को खुश करेंगे उन तस्वीरों से, और फिर आप अपनी वाह लेंगे कि बड़ा आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी, हम आपको पसंद करते हैं। समझ तो आ गई होगी। तो ये आप कह रहे हैं आप एहतजाज करने बात तो ये आप पे गोलियां चला देते हैं। देखें, मैं कह रहा हूँ कि हमने हर इशू को सामने रख के एहतजाज किया है, मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए किया। और ये हमारी एक जुमला है आदिल साहब, देखें जो पेट्रोल और आटे की ये बात कर रहे हैं, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी थी, पहले उन्होंने बढ़ा दी। इन्होंने कहा 28 दिन का स्टॉक हमारे पास पड़ा है। जिस वक्त दुनिया में कम तरीन सतह पर रेट चला गया, उस वक्त भी इन्होंने उस सतह पर लेकर नहीं आए जहाँ से ये स्टार्ट करके ले गए। हालांकि इनका काम था कि 220 तक पेट्रोल डीजल की कीमतें करते, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $70 फी बैरल रेट चला गया था, लेकिन इन्होंने नहीं की। अभी भी उस रफ्तार से नहीं बढ़ा, पहले ही इन्होंने उठा के जनाब बढ़ा दिया। दूसरी चीज़ जो आटे की बात कर रहे हैं, देखें गंदम जब आप किसान से लेते हैं ना, उस वक्त आपने 2000, 2500, 3000 की जाके वो लाइनों में लगे होते हैं कि हमारी गंदम ले ली जाए। लेकिन जब आम आदमी के पास आटा पहुंचता है तो वो 5000 का वो गट्टू पहुंचता है, 2500 का थैला आपके पास पहुंचता है। मिडलमैन यही मिडलमैन इनकी फ्लोर मिले हैं जो इक़्तिदार के अंदर है। मैं इनकी नहीं बात कर रहा, जो इनके लीडरान है, ठीक है, उनकी मिले। IPP बात होती है जी कि ये पैसा बिजली जो है वो पानी से क्यों नहीं बना रहे।
जो मायदे किए हुए हैं। अब चनियोट पावर प्लांट किसका है? शरीफ ख़ानदान का है। सलमान शहबाज को ज़रा अकाउंट से अगर चेक कीजिएगा किसके नाम के ऊपर है। सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मदद, बिजली की मदद के अंदर भी वहाँ पैसे हड़प किए जाते हैं। तो ये पैसे कौन हड़प कर रहा है? ये बिजनेसमैन। और ये इक़्तिदार के अंदर जैसे आए हैं वो आप सबको पता है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। सर वो कह रहे हैं हम किसी और मसले पे भी एहतजाज करें तो आप गोलियां चलाते हैं और FIR काट देते हैं, और वो कहते हैं कि चूँकि ये चीज़ें महंगी इसलिए की जा रही हैं कि वो आपकी पार्टी के बिजनेस इंटरेस्ट हैं। ये तो खैर आप इनकी सवाल का जवाब देना चाहेंगे, मैं ज़रा आपसे अपना भी सवाल करना चाहता हूँ। ये इस सिचुएशन में अरकान पार्लियामेंट के लिए ब्लू पासपोर्ट की आवाज़ें, ये लेजिस्लेशंस, उनकी फैमिलीज़ के लिए ब्लू पासपोर्ट्स की बातें, ये क्या मैसेज देते हैं हम आवाम को? क्या सिग्नलिंग करते हैं कि तुम लोग बस इस मुल्क में गुजारा करो, बाकी सारी सहूलतें हम पार्लियामेंटेरियंस के लिए? देखिए, अगर हमारी पार्टी के या कारोबारी लोगों के बिज़नेस इंटरेस्ट थे और हम उसी के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे, तो इन्होंने तो अपने 4 साल जो इनकी फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत थी, कोई करप्शन नहीं है पकड़ सके, कोई ये किसी चीज़ को ये पॉइंट आउट नहीं कर सके। अब ये इतनी कोई ये हवाई बातें हैं कि बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, कोई इसका ना सर है ना पैर है, ना ये कोई साबित कर सकते हैं। तो ये हवाई बातें ये जो है वो करी जाएँ। पार्लियामेंट की जो असल ऑपोजिशन होती है वो पार्लियामेंट की कमेटीज़ में होती है, वहाँ से ये इस्तीफ़े दे के बाहर निकले हुए हैं। इनको सिर्फ एक काम आता है, हम सड़कें बंद कर देंगे, फलाना बंद कर देंगे। कौन सी गोलियाँ चलाई हैं, कौन सी इन्होंने जो है वो कोई वहाँ भी झूठ और प्रोपेगेंडा के ऊपर ख़ुद ये दस्तों गिरबान है। एक जमात जो है इस तरफ जाना चाहती है, कुछ हिस्सा जमात का इस तरफ जाना चाहता है, कुछ उस तरफ जाना चाहता है। ये तितर बितर जमात है, ना इनको अपोजिशन का पता है, ना इनको कुछ और पता है। ये तो हो गया। देखें, जहाँ तक ब्लू पासपोर्ट्स की और ये वो बात है, देखें ये जितनी भी पार्लियामेंट जो सूबाई हुकूमतें हैं, मेरे नज़दीक इनको अपनी हार्मोनाइज़ करनी चाहिए चीज़ों को कि क्या प्रिविलेजेस हैं MPAs के और MNAs के। ना कोई किसी से आगे निकलने की कोशिश करे, ना कोई पीछे रहे। ये सिंक्रोनाइज़ करके इन मामलात को देखें जो कि अवाम। अब तो सेनेट की इंटीरियर जो मिनिस्ट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है जी। तो ये देखें, ये एक, लेकिन ऑब्वियसली मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोई पब्लिक के लिए काम हो रहा है। ऑब्वियसली ये प्रिविलेजेस हैं जो कि MNAs या MPAs के हैं, तो ये हार्मोनाइज होने चाहिए और हमें इनको लिमिट कर देना चाहिए। हर थोड़ी देर बाद आप प्रिविलेजेस को तब्दील करें तो ये भी एक तमाशा लगता है। ये अच्छा कोई ये इमेज नहीं देता मतलब कि एक पार्लियामेंटेरियन का बेटा 28 साल का है, उसका भी ब्लू पासपोर्ट बनेगा। इज़ इट फाइन? देखें, ये हमें इसको, मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक अगर पासपोर्ट्स दुनिया में मिलते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है या बांग्लादेश में क्या हो रहा है या श्रीलंका में क्या हो रहा है, और वहाँ क्या जो आप ऑफिशियल पासपोर्ट है वो फैमिली को मिलता है या सिर्फ उस मेंबर को मिलता है। हमें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस देख के फ़ैसले करने चाहिए। हमें कोई एक हद से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। मैंने इस पर रिसर्च नहीं की हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, उसे अडॉप्ट करना चाहिए। उसको उसके मुताबिक आप चलें, उससे बढ़ के नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल है। वो ये कह रहे हैं प्रिविलेजेस जो हैं वो देखनी चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट कर लेना चाहिए। आप लोग किसको मीट करने निकले, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को या फिर इनके स्टैंडर्ड को या फिर सिंध के स्टैंडर्ड को? किस स्टैंडर्ड को? नहीं, बिल्कुल गलत फैसला था, उसको वापस लिया। लेकिन उस फैसला नहीं था हुजूर, बिल पास किया है, कानून बनाया है जी। फैसला करके बिल पास हुआ है ना जी। गलत काम था, उसको वापस लिया गया है, उसको रिव्यू किया गया है कि हम उसमें से तमाम शिक्कों को जो काबिल एतराज़ हैं वो वापस लेंगे। गलत डिसीजन था, नहीं ठीक था। मैं तो पहले दिन ही बोला। लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी उसमें एक पेज पर थे, इन्होंने भी पूरी वहाँ पर इनपुट दी और ये चाहते थे कि वहाँ मिले। तो ये तो ऊपर भी करते रहे। जमाल इनके अपने मेंबर हैं, ठीक है। उन्होंने अख्तियार वली साहब के सामने कहा कि जी बिल्कुल हम चाहते हैं, हम तो इसमें जाकर हमने बड़ी मीटिंगें की हैं, हमने इस पर बड़ी मेहनत की है, आप हमारी मेहनत के ऊपर पानी ना फेरें। बिल्कुल ये हक है हमारा, मिलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ब्लू पासपोर्ट MNAs, सेनेटर, इन तमाम लोगों से भी वापस लेना चाहिए। अभी एक तरफ बैठ के वज़ीर इत्तलात पंजाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जी कि देखें जी ये जमात थी और ये करने जा, हालांकि अपने पास है, लेकिन दूसरी तरफ कायम कमेटी जो है वहां पर जाकर अप्रूवल ली जाती है कि साहब का मेंबरान को दिया जाए। साहब इनका ये पहले भी करते रहे हैं, ये अभी भी कर रहे हैं। सवाल आपसे इसलिए है कि आप इस कल्चर के खिलाफ थे
अब आप ये कह रहे हैं चूंकि इनके भी 2 लोग हमारे साथ असेंबली में मिल गए या 4 मिल गए तो हमने इसलिए ऐसा कर लिया। नहीं, गलत किया और वापस लिया। लेकिन किसकी पॉलिसी हमने तो नदामत फील की, हमने जो भी एमपीज थे जिनकी तजवीज़ थी, इनके भी थे या हमारे भी जो थे, बात ये है कि हमने एडमिट किया आदिल भाई, लेकिन क्या ये एडमिट करते हैं वो 12 रुपए तैयार? वो तो कह रहे हैं हाँ हमने लिया है तो 100 रुपए, वो कहते हैं 100 रुपए बढ़ा देंगे आप, एडमिट तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने लिया, खड़े होके कहते हैं जी भाई हमने लिया, खरीदा औरंगजेब भाई, आप अपने पैसे से खरीदा है, अवाम के पैसे से खरीदा है ना, अवाम टैक्स देती है, आपने उससे खरीदा है। तो अवाम कहती है कि सुन ले, अवाम उसमें सफर करती है, आप अपने सहेलियों के साथ सफर करते हैं। अवाम पहले कहती है हमें तालीम मिले, सेहत मिले, हमें रोजगार मिले, हमारे बच्चे ना धक्के लें। आप क्या कह रहे हैं जी कि नहीं तैयारी तो सैर करनी है, भीख मंगनी पूरी दुनिया की। देखिए ये तो ये ऐसी पॉपुलर स्टेटमेंट्स हैं और इस पूरी चीज़ को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। या तो वो ये 12 करोड़ का सूबा ना हो, या सूबा जो है वो जहाज़ ख़रीद ना सकता हो। देखिए ये सूबे की प्रॉपर्टी है, ये अवाम की गवर्नेंस के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कोई फैमिली मेम्बर कुछ सहरे नहीं कर रहा, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी जो एक हुकूमत ने प्रोक्योर किया है। तो मुझे आप बता दें कि 12 करोड़ के आप जो मुल्क हैं या उससे नीचे के मुल्क हैं, अगर उनके एसेट्स में जो है वो जहाज़ ना हो, और बेशक हमारी पर कैपिटा के मुताबिक हो, तो ये एक चीज़ को ये एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव दे के कि वो अगर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने कोई पर्सनली नहीं लिया, वो इट इज़ द प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ये PMLN की प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक, ये इट इज़ पंजाब्स प्रॉपर्टी। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस पे तनकीद किस चीज़ की आप कह रहे हैं कि 12 करोड़ का सूबा जो है, अगर उसने एक जहाज़ ख़रीदा है 12 अरब रुपए का, बड़ी अमाउंट है, तो वो उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या उन चीज़ों के मुताबिक लिया, और वो जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अगर इनकी हुकूमत आ जाएगी तो ये उनके इस्तेमाल में आ जाएगा। क्या KPK के पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है? क्या KPK की हुकूमत जो है हेलीकॉप्टर्स को या जहाज़ों को ये इनके चीफ मिनिस्टर फ्लाई करने के लिए नहीं चार्टर करते हैं? सारे सूबों के CMs करते हैं, नहीं सारे सूबों के करते हैं। तो अगर आपने वो जो है वो एक एसेट प्रोक्योर किया है तो वो इट विल रिमेन विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो हमारे पास नहीं जाएगा। ओके, सो अब ज़रा रान साहब ये बताएं, ये जो PTI की लीडरशिप पे केसेस हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने अप्रोच किया है और कुछ वो चाहते हैं मसला जो है वो बेहतर तरीके से हो। ये तो ज़ाहिर है किसी प्रोसिक्यूशन लेवल पर ही हो सकता है, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? इस पर आप क्या रिस्पॉन्स है आपका? ये जो देखिए इसके ऊपर तो ये तो अदालती मामलात हैं, अदालत ने फ़ैसले करने हैं जो भी मामलात हैं। प्रोसिक्यूशन ने तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है प्रोसिक्यूशन के हवाले से, लेकिन एक तरफ बैरिस्टर गौहर ये इस तरह की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनका हक है कि वो करें, और प्रोसिक्यूशन तो आपके कंट्रोल में होती है। तो प्रोसिक्यूशन ये तो नहीं हो सकती कि प्रोसिक्यूशन सो जाए। प्रोसिक्यूशन ने अपना रोल अदा करना है, अपने फ़राइज़ अदा करने हैं। अगर उनके पास करप्शन के कोई सबूत हैं तो वो ऑब्वियसली उनको परसू करेगी, पर डिले तो करवा सकते हैं। देखें हम कोई वो तो फिर कोर्ट में देखें गो अगेंस्ट के प्रोसिक्यूशन डिले करा रही है और उसमें तरीक़ाकार है, लेकिन बहरहाल हम कोई डिले नहीं करा रहे। लेकिन दूसरी तरफ अलीमाबाजी जो हैं और जो दीगर जो ग्रुप है वो कहता है जी हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं या हम एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो ये समझ नहीं आती कि किस तरफ जाना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये लोग कंफ्यूजन का शिकार है? बिल्कुल हैं ये, आप कंफ्यूजन का शिकार हैं। और वैसे आपकी क्या राय है बेहद कंफ्यूजन का? ये जो खबर चल रही है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने अप्रोच किया है और वो चाहते हैं कि ये जो केसेस हैं थोड़े से डिले हों या इसके अंदर प्रोसिक्यूशन लेवल पे सारा होना है, जो कुछ भी होना है गवर्नमेंट ने, उन्होंने तो बता दिया कि प्रोसिक्यूशन जो चाहे वो करे, वो कर सकती है, डिले भी कर सकती है, लेकिन वो अपने केस को सही तरह। आज पार्टी में इस पर क्या डिस्कशन हो रही है? और फिर जो ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ अलीमाबाजी एहतजाज करी है, ख़ुद अभी मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन में बात की, अली मोहम्मद साहब ने कहा कि ये पार्टी किसी की जो है वो मीरास नहीं है, किसी मौरूसी पार्टी नहीं है। ये क्या हो रहा है आपके यहाँ? इससे क्या आप लोग मैसेज देना चाहते हैं? देखिए आदिल भाई, पहली बात यह है कि खान साहब पे जितने केसेस हैं वो तमाम सियासी हैं, झूठे हैं। और कोई अगर कहता है ना जी कि अदालतें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जजेस ने फैसले करने हैं, प्रोसिक्यूशन की भी अपनी मर्जी है, तो सबूत देखे जाएंगे, तो रोटी कोई चोची कोई नहीं कहता। सारी दुनिया जानती है कि कैसे ये निज़ाम कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे जजेस बिठाए गए हैं, कैसे तरमीमें की गई हैं और क्यों रात को लोगों को उठा के ये सारा खेल रचाया गया और किस तरह ये निज़ाम इस वक्त जुड़ के बैठा हुआ है। नंबर 2 बात ही रहेगी कि देखें, इमरान खान हमारे लीडर, हमेशा उन्होंने कहा कि मैं अदालतों के ज़रिए रिहाई चाहूँगा। उन तमाम अदालतों को पाकिस्तान में जिन लोगों ने कब्ज़ा किया उन्होंने कब्ज़े की वापसी करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है, एक तरफ आप देखें बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, जिस तरह खित्ता जल रहा है, आप देखें वहाँ पानी का मसला है, वहाँ बिजली का मसला है, वहाँ लोगों के वसाइल पे कब्ज़ा है, सारी चीज़ें हैं।
वहाँ अमन नहीं है। आप SHO की मार कहते थे, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉ एंड ऑर्डर की यही सूरत हाल, यानी ड्रोन के हवाले से या टैक्स के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से हमारी गवर्नमेंट हर सतह पर कर रही है। लेकिन इनकी पॉलिसी, क्योंकि वफाक की पॉलिसी जो इम्पोज की जाती है वो उससे हमें इख्तलाफ है, क्योंकि वो पॉलिसी आप इख्तियार करके बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान में नहीं अमन आ रहा, सिंध आप देख लें, पंजाब की सूरत हाल देख लें, उसके सामने भी उसने एहतजाज किया। तो ऐसे सारे माहौल के अंदर मैं समझता हूं कि सियासी इस्तेकाम आना चाहिए, या फिर जो बैरिस्टर गौर साहब इनसे मुज़ाकरात करके बातचीत पहला नुकता यह है कि सियासी इस्तेकाम आना चाहिए, सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत आनी चाहिए। इनको चाहिए कि अपने इंटरेस्ट, अपने कारोबार, कुर्सी को छोड़कर ये कहें कि अवाम का मैंडेट तस्लीम करें या नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और मुल्क सही सिमत पे चल सके। तमाम कैदियों को रिहा होना चाहिए। बाकी रहेगी बात ये गौर साहब की। गौर साहब ने अगर कहीं अप्रोच किया, मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं देखी कि उन्होंने कोई किसी जगह पर किया है। अलीमा खान की हद तक बात आपने की है, तो अलीमा खान चतराल गई, उनके वहाँ रिलेटिव होते हैं। रास्ते के अंदर जाहिर बात है, जब एक जगह पर वो रुकी, लोगों को पता चला कि वो जा रही हैं, सफ़र के अंदर हैं, तो आगे लोग इस्तकबाल के लिए खान के दीवाने, उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने कोई उस तरह से ना ऐलान किया कि मैं कुछ स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हूँ। जब तो ऐसी कोई मूवमेंट नहीं चला रही हूँ, नहीं अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा, मेरी आज भी उनसे बात हुई है, इत्तफाकिया तौर पर उनका हुआ है, वो देखिए इत्तफाकी तौर पर हुआ। और बाकी रहेगी बात, देखें फॉर एग्जांपल कहीं पर एहतजाज होता है खान साहब की राय के लिए, उनका भाई है जिसकी राय के लिए वो अडयाला जेल भी बैठती हैं, हर जगह वो शामिल हो सकती हैं, कर सकती हैं। लेकिन और ये एक इत्तलात भी चल रही है कि अगर अब वो एक्टिव हुई और उन्होंने एहतजाज किया तो ये इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं, गिरफ्तारी के हवाले से तो इससे पहले ही कहा गया ना। आप हसन अयूब साहब के व्लॉग्स उठा के दे लें, वो कहते हैं जी बस 2 महीने में गिरफ्तार हो रही हैं, फिर फरवरी में गिरफ्तार करें। अभी नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि अगले महीने के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगी, क्योंकि उनके केसेस जो है ना बड़ी स्पीड से चल रहे हैं ATC के अंदर, तो उनका दिल है गिरफ्तारी करने का और उनको भी पता है, वो तैयार हैं। हालांकि जज ना उसकी कोशिश होती है कि थोड़ा मामला लटकाए, पीछे से हुक्म होगा कि थोड़ा लंबा ले जाओ, लेकिन वो कहती हैं आपने देनी है सजा दे दो। जैसे खान साहब कहते थे कि देनी है, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। दुनिया में जितने खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे थोड़ी डरते हैं या उनके सामने झुकेंगे। ठीक, बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया। मुख्तसरन ये एहतजाज पर महमूद अचकज़ई साहब, एहतजाज 5 अगस्त वाला, हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, एहतजाज अगर ये अप्रूवल लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इनको दे देती है अप्रूवल तो कर लें, और अगर नहीं देते तो फिर इनको रोका जाएगा, और वो फिर डेफिनेटली आप सिक्योरिटी की सिचुएशन को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से आ गई है तो ऐसी फिर ना ही समझिए। बिल्कुल, आप ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ही इजाज़त NOC देनी होती है, गल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लिए, और वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी सिचुएशन और इन सारी चीज़ों को देख के और इस जमात की तारीख देख के और इनके जो अमाल हैं उनको देख के फिर फैसला कर देंगे। थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब, नईम पंचोदा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब तो कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल का मामला अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली है, ताहम ईरान का मौक़िफ़ है कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम और सुकून बहाल होने तक किसी किस्म की आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता, ईरान भी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेगा। इस मामले में ओमान भी खुलकर सामने आ गया है। ओमान ने तजवीज़ दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को 2 बहरी राहदारियों में बांट दिया जाए, जहाँ ओमान वाली साइड पर आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहे और दूसरी साइड से ईरान की पेशगी इजाज़त दरकार हो। लेकिन ईरान ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और दोनों फरीक पीछे हटने को तैयार दिखाई भी नहीं दे रहे। ये ताज़ा बहरान 6 जुलाई को उस वक्त शुरू हुआ जब IRGC ने ओमान के करीब 3 तजारती जहाज़ों को निशाना बनाया, जिनमें कतर का एक टैंकर भी शामिल था, जिसके अगले ही रोज़ अमेरिका ने ईरान पर शदीद हमले किए। इन हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, जिसके बाद 2 दिन तक सुकून रहा। मगर हफ्ते को ईरान ने दोबारा एक ऐसे जहाज़ पर मिसाइल दागे जो ओमान की साइट से गुजर रहा था। इस हमले के जवाब में अमरीका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अतराफ वाक़े कई ईरानी शहरों पर शदीद फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की, जबकि ईरान ने इसके बदले में बहरीन, कुवैत, अम्मान, उर्दन और कतर में हमलों का दावा किया। इस सूरत हाल पर पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा किया, जबकि चीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के मामलात को मुनासिब अंदाज से निपटाने पर जोर दिया। ताहम इस कशमकश में तेल की आलमी कीमतों में 4% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। माहिरीन का कहना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने लिए एक अहम सिफारती और स्ट्रेटेजिक प्रेशर के तौर पर बरकरार रखना चाहता है, जबकि अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाइयों का मकसद ईरान की सलाहियत को महदूद करना है। सवाल यह है
कि फिर इस तनाज़े का पायदार हल कैसे निकलेगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं, IR एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया चीमा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। चीमा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये सिचुएशन है हमारे सामने, जो हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाले मामले पर, अमेरिका और ईरान की जो कन्फ्रंटेशन दोबारा से शुरू हो गई है, क्या इसका कोई ड्यूरेबल सोल्यूशन दिखाई दे रहा है आपको? बहुत शुक्रिया आदिल अब्बास साहब। देखिए, बात यह है कि ईरान ये समझता है कि जो मुस्तकबिल का फ्यूचर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में हुआ है, वो ईरान उसको डील करेगा या ईरान उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। सो इस सिलसिले में वो ये कह रहे हैं कि जितनी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरेगी वो ट्रैफिक होगी जो हम कहेंगे कि इन रास्तों से गुजरे। जो वाटर लेन्स इस्टेब्लिश होंगी वो ईरान करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। 2 लेन्स नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि कुछ इलाके ओमान के इलाकों से, ओमान के करीब जो एरियाज़ हैं वहाँ से ट्रैफिक गुजर जाए, कुछ ईरान के एरिया से ट्रैफिक गुजर जाए। तो वो जो ईरान की जो डोमिनेंस है, जो पावर प्रोजेक्शन है, जो रीजनल एम्बिशंस हैं, वो ज़ाहिर बात है इससे अंडरमाइन होते हैं। और जो इस वक्त ज़्यादातर क्वेश्चन आता है जी कि आर्टिकल 5 की बात होती है जी कि आर्टिकल 5 के तहत ये कहा गया था कि ईरान जो है वो अरेंजमेंट्स करेगा। तो ईरान अब उसको अपने हक में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिकन अपने हक में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान समझता है कि अगर यहाँ पे 2 वाटरवेज हुए, 2 जगह से ट्रैफिक गुजरी, तो जो हम कहेंगे हमारी जगह से तो ट्रैफिक नहीं गुजरेगी और अमेरिकन साइड से गुजरेगी। और जो 60 दिन बाद जो ईरान कहता है कि मैं टॉल लूँगा और अभी इस MOU के पीरियड के दौरान नहीं लूँगा टॉल, तो वो सारी बात है वो अंडरमाइन होता है। तो मुझे लगता है कि ये ईरान समझता है कि अभी से ही सारे का सारा जो जो चीज़ें करनी है वो हमारी फेवर में होनी चाहिए। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए जो ईरान अम्मान कॉन्टैक्ट था बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश रहा, कुछ डिफरेंसेस भी देखते हैं हम, लेकिन फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश था। लेकिन अब जो सजेशन दे रहा है अम्मान, वो ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू से हट कर है और ईरान ने स्ट्रेट अवे उसको नल एंड वाइट कर दिया है, डिनाई कर दिया कि नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, और ये इस पर कंप्लीट, जिस तरह आपने बात की, कंट्रोल हमारा रहेगा। सो ये जो डेवलपमेंट है ईरान के लिए कितनी कंसर्निंग होनी चाहिए? देखिए ईरान, देखिए ये सारे का सारा देखें, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये एक शेयर्ड टेरिटरी है, लेकिन ईरान इस पर डोमिनेंस चाहता है। और ये जारी बात है बाकी खिते के ममालिक को काबिल कबूल नहीं है। कतर की शिप पे हमला कर दिया, ओमानियों को तंग कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर वो समझते हैं क्योंकि हमने जंग लड़ी है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अमेरिका को पीछे हटने पे मजबूर किया है, तो आज यहाँ पे वो होगा जो हम चाहेंगे। तो अमेरिकन समझता है कि अगर ईरान की मर्जी से यहाँ ट्रैफिक गुजरे तो ईरान, अमेरिका फिर इस खत्ते की सिक्योरिटी गारंटीज क्या देगा? और जो यहाँ पे इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं, जो इतनी बेसिस हैं, जो इतनी मिलिट्री प्रोजेक्शन है ग्लोबली, उसका क्या होगा? तो अमेरिका तो अपनी जो एक साख बचाने के लिए, अपने आप को ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि वो वाकई सुपर पावर है, उसको यहाँ पे जारी बात है ईरान को रोकना पड़ेगा। ईरान समझता है कि अगर ये नहीं रोक पाता तो मैं मुस्तकबिल में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस खित्ते का इस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें फंसी हुई हैं। ये आपके ख्याल में ईरान अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर, रीजनल डोमिनेंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है? रीजनल डोमिनेंस, जी, प्रोटेक्शन का तो मसला ही कोई नहीं है इनका। वो ईरान के ऊपर कुछ हमले थोड़े ही हो रहे हैं। ईरान तो अब देखिए इतना बड़ा वाटरवे है, अगर एक वाटरवे जो है ओमान कहता है हमारी कोस्ट से गुजर जाए तो ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ईरान ये कहे कि जी नहीं, आप वहां से उस वाटरवे से नहीं गुजर सकते, जो हम चैनल एस्टैब्लिश करेंगे, बट उसको स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के तौर पे तो यूज कर रहा है ना, वो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस इसी तरह क्रिएट रहेगी ना। वो अमेरिका से आज अगर डायलॉग कर रहा है तो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से कर रहा है। ये एलिमेंट माइनस कर दें तो अमेरिका कैन कम बैक अगेन और सब कुछ वैसे ही हो सकता है जैसे पहले हो रहा है। वो उसको एक स्ट्रेटजी के तौर पे तो यूज़ कर रहा है, डेटरेंस के तौर पे तो यूज़ कर रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। देखिए वो बेशक करता रहे, और यहाँ पे देखिए ये अमेरिकन कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि ऐसे हो सके। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की इस खित्ते के अंदर सारी की सारी रैशनल ख़त्म हो जाएगी उसकी मिलिट्री बेसिस की। और ये बेसिकली ये क्वेश्चन इस चीज़ पे नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अमेरिका को डिस्क्रेडिट करना, अमेरिका के बारे में बताना कि वो इस खित्ते से बिलोंग नहीं करता। और बार बार अमेरिकन इरानियंस कह चुके हैं कि अमेरिका का इस खित्ते में कोई नहीं है, इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि अगर हम अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए यहाँ पे और हम अपनी मर्जी से चीज़ें मुसल्लत कर सकें, तो ये रीजनल ममालिक GCC कहेंगे कि भाई हमें तो अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक चैनल तो खोल नहीं सकते, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुलवा नहीं सकते, तो आप हमें और कहाँ से प्रोटेक्ट
करेंगे, हमारी ट्रेड वहाँ पे रुकी हुई है, इंटरनेशनल सारी सप्लाई चेन रुकी हुई है। तो ये बेसिकली ईरान की जो लार्जर जो गेम प्लान है उसका हिस्सा है कि अमेरिका को डिस्क्रेडिट करना है, उसकी जो गारंटीज है मिडल ईस्ट में जो ममालिक को उनको अंडरमाइन करना है। इसीलिए अमेरिकन जो है वो पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं और उनको पता है कि अगर हमने ये पावर प्रोजेक्शन ना की तो ये जो अरबों डॉलर यहाँ से इस खित्ते से लिए जाते हैं और जो मिलिट्री बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अभी तो ट्रम्प साहब अपना दिफाई बजट $1.5 ट्रिलियन पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो क्या फिर दुनिया के ममालिक, क्या फिर कल को जापान क्या कहेगा, साउथ कोरिया क्या कहेगा कि भाई आप तो एक वाटरवे नहीं खिलवा सकते वहां पे, तो कल को आप साउथ चाइना सी में या इस खित्ते में हमें चाइना से प्रोटेक्ट करेंगे। So do you think Iran going to get support from Russia and China on this particular subject? ऐसा हो सकता है कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल। रशिया और चाइना आपको पता है उनकी बड़ी फॉरेन पॉलिसी बड़ी डिफरेंट किस्म की है, वो इसमें कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं करेंगे। हाँ देखें, अभी जैसे अमेरिकन भी कहते हैं कि तमाम जो ममालिक हैं उनकी ट्रैफिक यहाँ से गुजर सकती है। जिन ममालिक के अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ हैं वो ईरानी चैनल इस्तेमाल कर लेंगे, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि वो ममालिक जो खित्ते के हैं या वो ममालिक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो ईरानी चैनल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो IRGC की डिक्टेशन से नहीं चलना चाहते, प्रॉब्लम तो उनके लिए है, बाकियों के लिए तो कोई मसला नहीं है। रशियंस और चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो या कोई और मुल्क हो जिनको ईरान के वाटरवे इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों कहेंगे कि हमने कौन सा वाटरवे इस्तेमाल करना है। तो मसला तो सिर्फ वेस्ट को है, मसला GCC को है। इट इज मोर ऑफ रीजनल डोमिनेंस इशू रादर डिफेंस या कोई और मसला है। थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुनाइट। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।